दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो भाई। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बैठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था और माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल उछल कर फिर जांघों पर आ बैठते थे और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाए थे जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदय उद्धार को प्रकट किया है। देव देव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता है जाड़। माँ उन्हें चुमाकर बुलाती और बड़े बड़े कौड़ खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते रहते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि 60-60 पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की बधू चंपा अमित भाषिणी और चंचला थी। माधव की बधू श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी, बड़ी ही मृदुभाषिणी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न होती थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। फिर दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक ही फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने सैन्य द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती थी। उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता था। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों से निकल जाती थी। श्यामा सुनती, कुढ़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और भी बढ़ा देती थी, यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया था। हिरन भागने की राह न पा सका और शिकारी की तरह लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत भी न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाना व्यर्थ की चेष्टा थी। उन लोगों में अब भातृस्नेह न था, केवल भाई के नाम पर लाज थी। माँ भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती थी। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता है और तालियां बजाता है। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई की मृत्यु की भी धमकी आती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा भी शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहते थे, हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पाइयों की जमींदारों तक कहाँ संभलती है। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता था। 2 पाई जमीन पहले कन्या की भेंट हो गई, उस पर भी बाराती बिना भात खाए ही आंगन से उठकर विदा हो गए थे। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गया। साल भर बाद तीसरी का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, अब डाल भरपूर थी, पर दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में।
इस कन्या का अभी गौना भी न हुआ था कि माधव पर 2 साल का बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने बंधक रखे गए, गला छूट गया। चंपा इसी समय की ताक में थी, तुरंत नए नातेदारों को सूचना भेज दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आवे? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचे। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियाँ जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक भी न था। विलंब से नाक कट जाती। विवश होकर केदार के पास गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, भैया इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु आजकल मैं भी तंग हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर से बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग रहोगे? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई न कोई प्रबंध कर लिया जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपये। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया नहीं देता। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने का होता तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को तो मेरे पास है ही क्या, जो कुछ है जगह जायदाद है, वह बस वही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया भी आवे, पर गंवई में तो कोई संत भी रहने आने वाला नहीं, फिर साझे में चीज ही क्या ठहरे। केदार डरे कहीं चंपा की कठोरता से सारा खेल बिगड़ न जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाएगा। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे, और क्या। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते हैं। चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो क्या कहता, लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूद भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, परंतु घर बेचूं भी और उस पर भी प्रतिष्ठा मेरी धूल में मिल जाए, ऐसा तो मैं न करूँगा। केवल नाम का ध्यान है, नहीं एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा? और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं, मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुख सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी ही चतुर वाणिज्यपूर्ण रमणी थी। उसे माधव को जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम लड़कों सी बातें किया करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। उतना ही घर यह मेरा भी तो है, घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप ही कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी दोनों की एक ही है, वह ना जा पाएगी। वह रुपया अलग से खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खाते में चढ़ा लो।
रहा मकान वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला गया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस तरह से संतोष कर लिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कठौत का तो है घर। हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संग शक्ति है, कितनी मित्रता है, कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मंगनी में गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक एक गोद के खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रेहन का मसविदा तैयार करने में लगे रहते थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत लिखते रहते, पर खत की शान न सुधरती थी। केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव कुमलाया और मलिन था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित न, भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वालों का नाम? बड़े भाई बोले, माधव बंद शिवदत्त। और लिखने वाले का? केदार बल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा, आंखें डबडबाई। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए खड़े थे। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रेहननामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? और यदि दबाए ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी। मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगीं। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा किया करती थी, परंतु आज केवल लोकरीति ने अपने जेठ को आड़े हाथों लिया था। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोदी में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग थी और कितना उत्साह था। परंतु आज इन नयनों में लज्जा और हृदय में शोक संताप है। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरे ही कोख से जन्म लेना था? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।